हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेट होम साइंस का पेपर जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फिर ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 21 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में इसको एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, डिमांड फॉर लग्जरीज इज। पहला ऑप्शन है इलास्टिक, इरेटिक, इनइलास्टिक या फिर इनडेफिनिट। विलासतापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग है लोचदार, अनियत, उलोचहीन या फिर अनंत। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है विलासतापूर्ण वस्तुएं, यानी कि जो कि लग्जरीज हम अपने आराम के लिए जिन्हें यूज करते हैं, तो उनके लिए जो मांग है वो इलास्टिक होता है। इसका मतलब हो गया लोचदार होता है। फ्लेक्सिबल है यानी कि कभी कम कभी ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू नीड। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। लेगारस, वैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने ऑप्शन इसके लिख दिए हुए हैं, तो इससे आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है स्किलर और स्पेंसर का, 1873 और इन्होंने 1875 में। तो इन्होंने सरप्लस एनर्जी थ्योरी प्रपोज की थी, बताई थी। अब ये है क्या सरप्लस एनर्जी थ्योरी? तो यहां मैं बता दूं, ये जो है आपकी प्ले थ्योरी है, यानी कि खेल का सिद्धांत है। इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कि जो प्ले थियरी है उसी में ही है एक रिलैक्सेशन थी। जैसे सरप्लस एनर्जी थियरी है, प्ले थियरी है, वैसे ये सारी ही प्ले थियरी है, लेकिन इसको अलग अलग लोगों ने दिया है। तो इसमें जो रिलैक्सेशन थियरी है उसको लेजारस, यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हो, और पैट्रिक ने दिया है। सेल्फ एक्सप्रेशन थियरी ये माइकल एंड मैशन ने दिया है, और रिकैप्चुलेशन थियरी ये जी स्टैनले हॉल ने दिया है। तो यहाँ पर जो अलग अलग थियरिस्ट के नाम दिए गए हैं, उन्होंने कौन कौन सी थियरी दी है, तो वो भी हमने यहाँ पर आप पेपर में ही इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि आप जब भी पेपर सॉल्व करोगे तो आसानी से इसको भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ 4 थियरीज दी गई हैं, इसके अलावा और बहुत सारी थियरीज हैं, तो कभी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, हाँ ओके, चलिए इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी थियरीज दी गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट, एक्टिव एंड फिजिकल एग्रेशन इज। पहला ऑप्शन है परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल जोक, इंसल्टिंग द विक्टिम, रिफ्यूजिंग टू स्पीक या फिर पंचिंग द विक्टिम। प्रत्यक्ष, सक्रिय और शारीरिक आक्रामकता क्या है? एक व्यवहारिक परिहास करना, पीड़ित व्यक्ति का अपमान करना, बोलने से इंकार करना या फिर पीड़ित व्यक्ति को मुक्का मारना। तो देखिए, डायरेक्ट, एक्टिव यानी कि प्रत्यक्ष, सक्रिय और शारीरिक आक्रामकता मतलब हो गया, यानी कि शारीरिक का मतलब होगा कि आप टच कर रहे हो, शारीरिक रूप से आक्रामक हो रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो आ जाएगा वो होगा पंचिंग द विक्टिम, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। पीड़ित व्यक्ति को मुक्का मारना, यानी कि आप फिजिकली उन्हें जो है फिजिकली उन्हें पंच कर रहे हो, मुक्का मार रहे हो, तो यहाँ पर फिजिकल एग्रेशन। अब यहाँ पर और जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो, परिहास करना यानी कि प्रैक्टिकल जोक मारना, उसमें भी कोई फिजिकल नहीं है। पीड़ित व्यक्ति का अपमान आप कर रहे तो उसमें भी फिजिकल कुछ भी नहीं है, और बोलने से इंकार करना, इसमें भी कुछ भी फिजिकल नहीं है। लेकिन पंचिंग द विक्टिम, मुक्का मारना, ये आपका फिजिकल एग्रेशन में आ जाएगा, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर आता है 24 नंबर क्वेश्चन है, डिसऑर्डर्स दैट ऑफन इन्वॉल्व व्हाट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज स्टटरिंग इज आल्सो नोन एज। पहला है लैंग्वेज डिसऑर्डर, लर्निंग, फ्लुएंसी या फिर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। उन विकारों को भी किस नाम से जाना जाता है जिनको प्रायः हकलाहट के रूप में सामान्यतः संदर्भित किया जाता है? भाषा विकार, अधिगम विकार, बारंबारता या फिर उच्चारण विकार। तो ये जो हकलाहट की प्रॉब्लम होती है, जिसे कि हम इंग्लिश में स्टटरिंग बोलते हैं, ये होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, यानी कि बारंबारता विकार होता है। अब इससे रिलेटेड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है। भाषा विकार जो होता है, भाषा विकार का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा, स्पेशली बच्चों के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि बचपन से ही ये विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो जो भाषा विकार का मतलब है, या तो बच्चा क्या है कि अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, और या फिर क्या होता है
कि वो जो दूसरों द्वारा कही गई बातें हैं उनको समझने में सक्षम नहीं, उनको सही से समझ नहीं पा रहा है। तो कोई सेंटेंस बोलना है तो उसको प्रॉपर वो सेंटेंस बोल नहीं पा रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, अगर ये कहना है तो फिर वो जो है आई एम गोइंग, आई एम मतलब उल्टा सीधा जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स हैं उनको इधर उधर कर देगा। आई गोइंग स्कूल, आई एम, इस तरीके से, यानी कि जो उसमें जो सेंटेंस होंगे उसमें लेटर्स को इधर उधर कर देगा। तो यानी कि प्रॉपर वो सेंटेंस नहीं बोल पाता है, जो बात कहना चाह रहा है वो नहीं कह पाता, या फिर जो कही गई बातें हैं उनको समझ नहीं पाता, तो भाषा विकार होता है। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं स्टटरिंग और एक क्लटरिंग होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्टटरिंग है तो आप पता है इसको हिंदी में हकलाहट बोलते हैं। हकलाहट में क्या होता है, कई बार देखिए जो स्टटरिंग है उसमें मेन रोल जो होता है वो किसका होता है, साउंड का होता है। साउंड यानी कि जो भी कोई भी आप बात कहना स्टार्ट कर रहे हो तो जो साउंड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यानी कि आप साउंड वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। साउंड दैट आर हेल्ड टू लॉन्ग, या फिर जो आप कहना चाह रहे हो तो वो जो साउंड है वो बहुत लंबा खींच रहा है, उसको बहुत लंबा खींच रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आई सी वॉट यू मीन। जैसे हमें कहना है आई सी वॉट यू मीन, तो क्या है आई सी, यानी कि हमने सी को में जो सा था उसको बहुत लंबा खींच दिया, तो इसको बोलते हैं स्टटरिंग। दूसरा है सिलेबल और वर्ड्स जो है वो रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर टू लॉन्ग, यानी कि एक ही वर्ड या फिर हम कहें कि अक्षर को, ठीक है, उसको हम लंबा खींच दे रहे हैं। और यहाँ पर या तो वर्ड्स जो सिलेबल है उसको हम क्या कर रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं बार बार। जैसे एग्जांपल दिया है हैंड मी दैट बी 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 बुक और हु कॉल्ड। तो इसे हैंड मी दैट बुक बोलना है सिंपल सा, लेकिन क्या है बुक नहीं बोल पा रहा है, तो जो बा है बी है उसको लंबा खींच रहा है, रिपीट कर रहा है ब ब ब ब, या फिर हु, तो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये है स्टटरिंग, यानी कि और इसमें रोल किसका है, साउंड का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लटरिंग में क्या होता है, इसमें वर्ड्स आ जाते हैं। कोलैप्सिंग टू वर्ड्स इनटू वन, यानी कि दो वर्ड्स हैं तो दो वर्ड्स को एक में मिक्स कर देना, कोलैप कर देना। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि टर्न द टेलीविजन ऑफ बोलना है तो क्या हो जाएगा, टर्न द टेली ऑफ, टेलीवी ऑफ, यानी कि टेलीविजन पूरा नहीं बोला गया। वैसे ही ओमिशन ऑफ सिलेबल और वर्ड्स, यानी कि ओमिशन का मतलब है छोड़ देना, तो या तो फिर ओमिट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ फॉर्चुनेटली लिखा हुआ है तो फॉर्चुनेटली बोलना है, लेकिन फॉर्चुनेटली ना बोल करके क्या बोलेगा वो इंसान, फर्कली, जिससे कि क्लटरिंग की प्रॉब्लम है। और दूसरा है रेट और रिदम ऑफ स्पीच दैट साउंड्स रैपिड, इरेगुलर और जर्की। चौथा है अनएक्सपेक्टेड पॉजेस इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, यानी कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसके बीच में पॉज लग जाएगा, यानी कि इंसान रुक जाता है, फिर उसके बाद में जो दूसरा वर्ड है वो बोलेगा, यानी कि एक सेंटेंस को एक बार में सही से नहीं बोल पाता है। जैसे डू यू वांट टू कम टू द मूवीज, तो यहाँ पर डू यू वांट टू, फिर यहाँ पर लंबा पॉज लग जाएगा, कम टू द मूवीज, तो ये होता है क्लटरिंग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स दे करके हमने समझाया है। अब इसके अलावा आता है जो हम बात करते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर की। ठीक है, तो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि दो आते हैं, एक तो लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है, दूसरा स्पीच डिसऑर्डर आ जाता है। जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें हमने बताया अकम्पेनिंग अदर डिसेबिलिटीज, और जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, या तो बच्चा जैसे खुद ही वो नहीं बोल पा रहा है, बचपन से उसको लैंग्वेज भाषा विकार है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसकी वजह से, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिसेबिलिटी, यानी कि किसी और डिसेबिलिटी की वजह से उसके अंदर भाषा विकार नहीं आया है। एक तो ये हो सकता है, यानी कि बचपन से हो सकता है कि उसके अंदर भाषा विकार हो। लेकिन दूसरा होता है कि अकम्पेनिंग अदर डिसेबिलिटी, यानी कि किसी और डिसेबिलिटी उसके अंदर जो है, कोई और डिसेबिलिटी है उसकी वजह से उनके अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर आ गया। जैसे क्या होता है कि कई बार मान लो जीभ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कट गई जीभ, या फिर होंठ कट गए एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, तो यानी कि कोई और डिसेबिलिटी हो गई, उसकी वजह से उसके अंदर भाषा विकार हो गया है। ओके, फिर स्पीच डिसऑर्डर है, इसमें देखिए तीन है, एक तो वॉइस
डिसऑर्डर हो सकता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो सकता है और फोनोलॉजी, जिसमें कि अभी जस्ट हमने पढ़ा जो स्टटरिंग है वो किसमें आता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर में आ जाता है। और फोनोलॉजी जो है वो फोनोलॉजी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन देख लेते हैं ये क्या होता है। जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है इसमें लीविंग ऑफ साउंड फ्रॉम वर्ड्स सच एज सेइंग कू इंस्टेड ऑफ स्कूल, इसमें क्या कर रहे हैं, लीविंग ऑफ साउंड, यानी कि वर्ड से जो साउंड है उसको छोड़ दिया जा रहा है। जैसे कि स्कूल कहना है तो स्कूल ना कह करके सिर्फ कु, यानी कि ल और सा छोड़ दिया गया, सिर्फ कु बोला जा रहा है। एडिंग साउंड टू द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स में अलग से साउंड को ऐड कर देना, जैसे कि प्ले बोलना है तो प्ले ना बोल करके क्या कहा जाएगा, पुले, तो यहाँ पर अलग से जो है साउंड को ऐड कर दिया गया है। फिर है डिस्टॉर्टिंग साउंड इन वर्ड्स, जैसे कि दिस बोलना है तो दिस ना बोलकर दिथ बोला जाएगा। आपने सुना होगा जनरली ऐसे आसपास अपने जो है ऐसे लोग बोलते हैं, बच्चों को बोलते हुए सुना होगा, तो उनमें क्या होता है, ये डिसऑर्डर है। फिर है सब्स्टिट्यूटिंग साउंड्स इन वर्ड्स, जैसे कि अब बोलना है रेडियो तो रेडियो में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, आर की जगह पर डब्ल्यू बोलेगा, रेडियो की जगह पर वेडियो बोलेगा, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें सेइंग ओनली वन सिलेबल इन अ वर्ड सच एज सेइंग, जैसे बेबी बोलना है तो इसमें केवल एक सिलेबल, यानी कि जो पूरा वर्ड है उसमें केवल एक सिलेबल या फिर हम कह सकते हैं एक अक्षर बोलेगा। बेबी बोलना है तो बेबी ना बोल करके बे बोल रहा है, ठीक है, इसमें बी छोड़ दिया। फिर सिंप्लीफाइंग अ वर्ड बाय रिपीटिंग टू सिलेबल्स सच एज सेइंग, जैसे कि बॉटल बोलना है तो बॉटल ना बोल करके उसको बाबा बोलेगा। इसी तरीके लिविंग ऑफ कंसोनेंट साउंड सच एज सेइंग एट और बा इंस्टेड ऑफ बैट और सेइंग टार, जैसे कि बैट बोलना है तो इसमें या तो वो एट बोलेगा और या फिर बा बोलेगा, पूरा नहीं बोल रहा है। यानी कि जो कंसोनेंट है, आप जानते हो वोवेल और कंसोनेंट जानते हो, वोवेल 5 होते हैं, ए आई ओ यू, ठीक है, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स लेटर्स हैं वो कंसोनेंट होते हैं, तो यहाँ पर कंसोनेंट को वो छोड़ दे रहा है। या फिर स्टार कहना है तो उसकी जगह पर तार बोल रहा है, तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पर जो है कंसोनेंट जो साउंड है, कंसोनेंट लेटर है, उसको वो छोड़ दे रहा है। फिर चेंजिंग सर्टेन कंसोनेंट साउंड, इसे चेंज भी कर देना, जैसे कैट बोलना है तो टैट बोल रहा है, ठीक है, तो ये जो है फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिसऑर्डर होता है। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आया हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर और लर्निंग डिसऑर्डर, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, मोस्ट स्टूडेंट अफेक्टेड बाय देम हैव मोर देन वन काइंड, यानी कि एक किसी भी स्टूडेंट या फिर बच्चे के अंदर एक से अधिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर देखिए ऐसे पहला है रीडिंग डिसऑर्डर, इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है तो उसमें जो बच्चे को प्रॉब्लम था रीडिंग डिसऑर्डर, उसको जो है बी को उल्टा पढ़ रहा है, और जो है उसमें जो लेटर्स थे जैसे 9 को 6 पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने अगर वो मूवीज देखी है, अगर नहीं देखी है मूवी तो जरूर देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम क्या होती है। उसमें जो बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है उसका नाम है डिसलेक्सिया, इसमें इसे रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। राइटिंग डिसऑर्डर होता है, इसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। मैथ डिसेबिलिटी होती है डिसकैलकुलिया, यानी कि जिससे मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। डिस्प्रेजिया सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, यानी कि जो से कई सारे सेंसेस हैं उनको एक साथ वो कर नहीं पा रहा, यानी कि बैलेंस उसमें नहीं बैठा पा रहे सेंसेस में, सेंस आपको पता ही है। उसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। डिस्फेजिया अफेजिया होता है, और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। ये इतने सारे लर्निंग डिसऑर्डर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एडीएचडी होता है, ठीक है, हाइपर जो आपने सुना होगा हाइपरटेंसिव बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एडीएचडी होता है, और इस तरह के कई सारे जो है लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं जो कि बच्चों में देखे गए हैं, ठीक है। ऑटिज्म जो होता है वो भी प्रॉब्लम एक होती है। ओके, तो ये हो गया लर्निंग डिसऑर्डर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया लैंग्वेज डिसऑर्डर में कौन कौन से आते हैं, और लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर में क्या है, और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स और कॉल्ड, स्नायु कोशिकाओं के बीच संप्रेषण के बिंदुओं को क्या कहा जाता है? माइलिनेशन कहा जाता है, डेंड्राइट्स, या फिर सिग्नल, या फिर सिनेप्सिस।
ओके, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सिनेप्सिस। अब इसको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, न्यूरॉन्स मतलब यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, तो एक जो सिंगल सेल होती है जिनसे मिलकर के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, उन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं, बेसिक यूनिट होती है। ओके, तो जो दो न्यूरॉन्स हैं जहां पर ये मिलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल्स। यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या है, संदेश भेजा जा रहा है, किसके द्वारा, सिनेप्टिक टर्मिनल्स के द्वारा, और इन्हीं को सिनेप्सिस बोलते हैं। ओके, इसके अलावा और भी इसके पार्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। ये सेल बॉडी है। आप जानते हो कि सेल यानी कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी ऑपरेटिस होता है। ठीक है, तो ये सब जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर भी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं, वैसे ही जो कोशिका है यानी कि सॉरी हमारे शरीर के अंदर ही जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो कि नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और उन कोशिकाओं के अंदर ये सारी जो है अंग पाए जाते हैं, इन्हें कोशिकांग बोलते हैं। ओके, और ये जो एक्सॉन है, ठीक है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। इस वाले एरिया को एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन हैलॉक है, और ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये आप जो देख रहे हो इनमें शाखाएं निकली हुई हैं। तो जो यहाँ से सिंगल है, ठीक है, ये डेंड्राइट है, और इनसे जो कई सारी शाखाएं निकली हैं ये डेंड्राइट ब्रांचेस बोलते हैं। और जो ये सिंगल एक शाखा आपको देख रही है, या फिर ब्रांच, हम ब्रांच नहीं कह सकते हैं, एक जो सिंगल होता है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो ये कई सारे निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन सिंगल होता है और डेंड्राइट्स कई सारे होते हैं। ओके, तो आई थिंक हमें और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। तो आपने देख लिया कम्युनिकेशन, जो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल्स, या फिर हम कह सकते हैं सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, माइलिनेशन, माइलिनेशन क्या होता है ये हम बता देते हैं, इसमें दिया नहीं है। माइलिनेशन क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर एक कवर होती है, आपने पढ़ा होगा, माइलिन शीथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसी को प्रोसेस को माइलिनेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक कवर होता है चारों तरफ से, उसको माइलिनेशन या फिर माइलिन शीथ बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है अ नैरो एक्सक्लूसिव सर्कल और क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट हुज म्यूचुअल फ्रेंडशिप फॉर्म अ कोहेसिव नेटवर्क आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट, व्यूज एंड पर्पस आर। बच्चों और वयस्कों के उस एक संकीर्ण अनन्य वृत्ति या समूह को क्या कहा जाता है जिनकी पारस्परिक मैत्री एक संसर्जक नेटवर्क का निर्माण करती है और सामान्य हितों, विचारों तथा प्रयोजनों के द्वारा उन्हें एकजुट रखा जाता है। ठीक है, गुट, गिरोह, भीड़ या फिर समिति, तो इसको कहते हैं कॉलिको। ठीक, यानी कि हिंदी में इसको गुट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, गैंग तो होगा नहीं, भीड़ आप जानते हो, कमेटी भी नहीं, कमेटी में अलग अलग लोग होते हैं। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, निम्नलिखित में से किसने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का प्रतिपादन किया था, प्याजे, वाइगॉट्स्की, बॉल्बाई या फिर एंसवर्थ। तो ये जो है वाइगॉट्स्की द्वारा दिया गया था। देखिए प्याजे को आपको पता ही है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, बॉल्बाई और जो एंसवर्थ हैं, अब मैं लिख देती हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसे बोलते हैं। ठीक है, और जो बॉल्बाई और एंसवर्थ हैं इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी दी है। अटैचमेंट थ्योरी आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें एक मंकी का दिया गया, मंकी को उसके बच्चे के साथ रखा जाता है काफी दिनों तक। बॉल्बाई ने एक्सपेरिमेंट किया था, मंकी जो होता है यानी कि जो माँ होती है उसको उसके बच्चे के साथ में जो है काफी दिनों तक बच्चों से, माँ को बच्चे से अलग किया जाता है। माँ को जो है कई बार सॉरी जो बच्चा होता है उसको बहुत कुछ खाने पीने के लिए हर एक चीज दिया जाता है, लेकिन पहले तो वो खाता है, धीरे 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 सब खाना छोड़ देता है। फिर जैसे ही एक साइड में उसके लिए जो है डॉल रख दी जाती है, बच्चे के लिए डॉल, खाने पीने का सामान रख दिया जाता है, और एक साइड में उसकी माँ होती है। तो जब बच्चे को वहां पर छोड़ा जाता है तो वो ना वो डॉल और जो खाने पीने की वस्तुओं पर ना जा करके वो अपनी माँ के पास जा करके उनके गले से लग जाता है। तो वही इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी दी हुई है, बॉल्बाई और एंसवर्थ दोनों ने मिल करके।
वाइगॉट्स्की ने जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर पिक्चर के थ्रू। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये वाइगॉट्स्की द्वारा इन्होंने इसमें जो 3 लेयर्स बताई हुई हैं, एक तो होता है जो ये मिडिल वाली लेयर है जिसे इन्होंने कहा है टू इजी जोन होता है, जो सेकंड वाली लेयर होती है उसे इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर इसको जेडपीडी भी बोलते हैं, यहाँ पर आते हैं जेडपीडी। और जो तीसरी लेयर होती है सबसे बाहर वाली, उसको इन्होंने टू हार्ड जोन कहा है। टू इजी जोन किस लिए कहा है, क्योंकि इसमें व्हाट द स्टूडेंट कैन डू विदाउट हेल्प, यहाँ पर जब बच्चा इस वाले लेवल पर होता है तो वहां पर वो बिना किसी की हेल्प के कोई भी काम कर सकता है। स्टूडेंट जब बिना किसी की हेल्प के वो कोई काम कर सकता है तो उसे टू इजी जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला लेवल होता है। दूसरा जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जहां पर जो स्टूडेंट है वहां उसे काम के लिए किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती है। मदद किस किस से वो ले सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, पेरेंट या फिर पीयर हो सकता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो सकती है। और इसके फोल्ड्स का मतलब हो गया, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, प्रॉम्प्टिंग हो गया, यानी कि मॉडल से या फिर क्वेश्चनायर से, क्वेश्चन से, तो जो भी मदद करते हैं बच्चे को सीखने में, ठीक है, उनको इसके फोल्ड्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके फोल्ड्स क्या होता है, यानी कि जिनकी वो मदद ले रहा है तो उनको स्कैफोल्ड्स बोल रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या फिर इंटरनेट हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, तो या फिर कुछ बुक्स हो गई, तो कोई भी चीज हो सकती है जिससे कि बच्चा मदद लेता है, हेल्प करके अपना काम कर सकता है। और टू हार्ड जोन बियॉन्ड द स्टूडेंट्स एबिलिटीज, जो तीसरा जोन है, ये क्या होता है, जहां पर बच्चे के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो जो है कोई भी काम कर सके, यानी कि उसकी क्षमता के बाहर का जो काम होता है जिसे कि वो नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टू हार्ड जोन। तो ये 3 लेवल्स उन्होंने बताए हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Unconscious strategies used to cope with conflict, anxiety and disturbing emotions as well as to maintain social and emotional well-being is known as। संघर्ष, दुश्चिंता और अशांतकारी मनोभावों का सामना करने के अलावा सामाजिक एवं मनोभाविक कुशल क्षेम को बनाए रखने में प्रयुक्त की जाने वाली अचेतन रणनीतियों को किस रूप में जाना जाता है? रेगुलेशन, कैथारसिस, डिफेंस मैकेनिज्म, डेलिक्वेंट बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ओके, फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। निम्नलिखित किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 2017, 9, 6 या फिर 2000 में? तो ये 2006 में शुरुआत की गई थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसे स्टार्ट किया गया था 2006। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 अक्टूबर 2006 में नरेगा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इंडियन पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था, शॉर्टकट में इसको नरेगा बोलते हैं। अगस्त 2005 में ये पास हुआ था, और फिर जो केम इनटू फोर्स, यानी कि जब ये एक्ट आया, इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये 2 फरवरी 2006, यानी कि जिस दिन गांधी जी की जयंती होती है 2 फरवरी, उसी में सॉरी 2 फरवरी नहीं, 2 अक्टूबर, ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा आया था। ओके, और फिर उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, नरेगा से इसको मनरेगा कहा गया। तो इसमें महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम पड़ गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जो कि 2 अक्टूबर 2009 में ये चेंज किया गया। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ वुमेन लीडर इन इंडिया हु लेड द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वुमेन एट द ग्रास रूट्स फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उस महिला नेता का नाम बताइए जिसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर उन्हें संगठित करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसमें 4 नाम दिए गए हैं। एक तो मेधा पाटकर जी हैं, अमृता पटेल, इलाबेन भट्ट और कमला भासीन हैं। तो इसमें वुमेन लीडर इन इंडिया जिन्होंने
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्पेशली वुमेन्स के लिए जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की शुरुआत की या फिर उसके लिए उन्होंने लड़ाई की, तो वो हैं इलाबेन भट्ट। इसके अलावा मेधा पाटकर, अमिता पटेल जी और कमला भाषिनी, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले आता इलाबेन भट्ट थी, कौन थी? ये एक प्रसिद्ध गांधीवादी सशक्त अग्रणी महिला कार्यकर्ता थी। इलाबेन को उनके काम के लिए कई सम्मान भी, कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं इनको, पद्म भूषण और मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। ये संसद सदस्य भी रही हैं और भारत सरकार के जो योजना आयोग है, प्रेजेंट टाइम पर जो नीति आयोग है, पहले ये प्लानिंग कमीशन था, यानी कि इसको योजना आयोग इसका नाम था, उसकी भी ये सदस्य रह चुकी हैं। और इन्होंने जो है सेवा की शुरुआत की। अब सेवा है क्या? ये सेवा का पूर्ण जो रूप है यानी कि नाम है वो है स्वरोजगार महिला संघ। ओके, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसकी स्थापना 1972 में इला भट्ट द्वारा टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के एबी रेंज के रूप में की गई थी, जो 1918 में गांधी द्वारा स्थापित एक श्रमिक संघ था। ओके, ये अहमदाबाद भारत में स्थित एक ट्रेड यूनियन है जो कम आय वाली स्वतंत्र रूप से नियोजित महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है और दुनिया में अनौपचारिक श्रमिकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। तो ये इसकी शुरुआत की गई थी इला बेन भट्ट जी के द्वारा। फिर मेधा पाटकर की बात करें तो आप लोगों ने इनको पढ़ा है, कई बार हमने इसको पहले भी इस पर डिस्कस किया हुआ है। मेधा पाटकर जी थी, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था 1985 में, और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये नर्मदा नदी पर जो है एक बहुत बड़ा बांध बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर होने वाले थे। इसके लिए इन्होंने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और ये 1985 में इन्होंने किया था स्टार्ट। फिर आता है अमिता पटेल जी। इन्होंने सन 2001 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। हमारे भारत सरकार के द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये गुजरात की हैं। और अमृता पटेल जी डेयरी विकास के लिए 1997 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी, यानी कि पहली महिला जो है जिन्हें की नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से दिया गया। किस क्षेत्र में? डेयरी विकास के क्षेत्र में। फिर आता है कमला भाषिनी जी का नाम। इन्होंने महिलाओं के लिए 1970 से काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किया? तो इन्होंने लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, मानव विकास और मीडिया पर इन्होंने बहुत काम किया। और इन्होंने जेंडर इक्विटी, नारीवाद और पितृसत्ता के मुद्दों पर कई किताबें भी लिखी, यानी कि ये महिला के अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई की। और इन्होंने कई सारी कविताएं भी लिखी हुई हैं, जिसमें है उमड़ती लड़कियां और मुझे पढ़ना है। ये आप पढ़ सकते हो, गूगल पर ये कविताएं हैं और बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं, इन्हें आप वहां से पढ़ सकते हो। इन्होंने उमड़ती लड़की, यानी कि ये स्पेशली लड़कियों के बारे में ही है कि वो क्यों पढ़ना चाहती हैं और जो है उमड़ती लड़कियां, तो इनके बारे में इन्होंने बहुत खूबसूरत कविता लिखी हुई। ओके, चलिए फिर तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। इसके बाद हम 31 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जो चीजें हमने समझाने की कोशिश की है समझ में आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग व्यूज तो आते हैं, लेकिन व्यूज के साथ साथ में लाइक्स भी अगर आप कर देते हैं, बस एक बटन पर क्लिक करना होता है, तो उस पर अगर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी और थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी मिलता है। जब आप लाइक्स करते हो, अधिक व्यूज आते हैं, अधिक लाइक्स आते हैं, तो हम थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं और अधिक से अधिक अच्छा करने का काम करते हैं। ये सब हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।